शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो, नई सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 12 आपका ये बहुत ही टफ पार्ट बना रहता है हमेशा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके उस बोझ को हल्का करने के लिए मैं वीडियो सीरीज शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, पहला वीडियो जो चैप्टर 1 को कवर करेगा जो कि है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ चैप्टर्स के क्या पढ़ना है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को, उसी के बारे में बात होगी। अब चैप्टर 1 नेशनल इनकम नहीं है, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि चैप्टर 1 नेशनल इनकम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, यानी कि अगर आप माइक्रो पढ़ रहे थे तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि रिसोर्सेज अपने ऑप्टिमम लेवल पर अप्लाई होते हैं। किसके लिए? कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कैसी प्रॉब्लम होंगी? वो नेशनल प्रॉब्लम होंगी या एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम होंगी। लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब प्रॉब्लम कैसी हैं? ये सब प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल की नहीं है, किसकी प्रॉब्लम है? ये इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स, और इनसे रिलेटेड जो सोल्यूशन दिए जाएंगे उनकी स्टडी को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो आइए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने लिख रखा है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी किस बिहाफ पे हम डिफरेंस बता रहे हैं, और यहां पे लिखा है माइक्रो, उधर लिखा है मैक्रो। तो पहले नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, तो स्टडी के बिहाफ पर अगर डिफरेंस निकालना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर होता है या स्मॉल लेवल पर होता है, यानी किसी इंडिविजुअल फर्म का, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर का या किसी इंडिविजुअल मार्केट के बारे में हम पढ़ते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी इंडिविजुअल कस्टमर, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में नहीं, हम इकोनॉमी पूरी लेकर पढ़ते हैं, पूरे इकोनॉमी को समझते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, स्टडी के बिहाफ पे क्या डिफरेंस है मैक्रो में। फिर आते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिन वेरिएबल्स के दम पर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज बनती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे आपके डिमांड और सप्लाई। वहीं पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाओ तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो रहे हैं। समझना इस बात को, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड सप्लाई था, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई, या मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड आएगी, किसी इंडिविजुअल की डिमांड नहीं होगी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया पूरे सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हो गया वेरिएबल वाइज डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजन लेने का काम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर करता है। कंज्यूमर करता है कि कैसे वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर ले। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है। कंज्यूमर इस बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि उसका सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज हो, और प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है कि उसका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है? इंस्टीट्यूशंस लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेता है कि कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। सेबी है आपका, सेबी आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ट्राई है, ट्राई क्या करता है? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये डिसीजन लेता है कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को कैसे काम करना है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाले हैं वो अलग है और मैक्रो में डिसीजन लेने वाले अलग हैं। ठीक है, अब आते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है सम करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम सम करते थे, याद करिए, इंडिविजुअल डिमांड का सम करके आप मार्केट डिमांड निकालते थे। तो एग्रीगेशन तो वहां भी होता था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन बहुत बड़े एरिया में होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड निकालते हैं। तो एग्रीगेशन तो मैक्रो में भी है, एग्रीगेशन माइक्रो में भी है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन हो रहा है वो लिमिटेड हो रहा है। इंडिविजुअल डिमांड से सिर्फ आप मार्केट डिमांड निकाल रहे हैं। लेकिन मैक्रो में उस लार्जर लेवल पर होता है। लार्जर लेवल का मतलब कि उसमें जो एग्रीगेशन करते हैं वो पूरी इकोनॉमी का करते हैं, तो वो माइक्रो से बड़ा हो जाता है। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। तो डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन का मतलब कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ रहे थे, लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे आप, तो आप क्या मान रहे थे कि कंज्यूमर का
सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट है, इनकम कंज्यूमर का कांस्टेंट है, टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट है और एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जो एजम्पशंस हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में माने हैं वो कांस्टेंट जिनको माना है, मे बी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट ना होते हो। ठीक है, जैसे हमने माना जनरली कि प्राइस को कांस्टेंट मान लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस तो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो होगा क्या कि जो एजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस बदल जाते हैं, और जो मैक्रो में हमने कांस्टेंट एजम्पशंस मानेंगे वो माइक्रो में बदल जाते हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस होते हैं, जो यहाँ कांस्टेंट है वो यहाँ वेरिएबल हो जाते हैं, जो यहाँ वेरिएबल हो वो यहाँ कांस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं सेंट्रल इशू। तो देखो ध्यान से, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन सही से करना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो में क्या इशू है, मैक्रो का इशू है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि देखो ध्यान से, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर की तरह सोचो तो हम क्या करते थे कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से लगाते कि कंज्यूमर सबसे सेटिस्फैक्शन पा जाए एज अ कंज्यूमर, या प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या सोचते थे कि रिसोर्सेज को कहाँ ऐसा लगाएं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, रिसोर्स एलोकेशन की। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की समस्या क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी कि उस लेवल का आउटपुट कैसे प्रोड्यूस किया जाए कि सब एम्प्लॉयमेंट पा जाए। मतलब अगर इकोनॉमी में कितना डिमांड हो जाए कि कोई भी बेरोजगार ना रह जाए, इस बात पर हम फोकस करते हैं, इस बात पर हम डिटर्मिनेशन करते हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होना चाहिए ताकि सबके पास जॉब हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन सेंट्रल इशू। अब आते हैं मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी में आते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना रहे थे तो मे भी उस टाइम लेबर इक्विलिब्रियम में ना रहा हो, ठीक है, मे भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ना रहा हो, ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाते थे तो क्या करते थे, सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाते थे। उस टाइम हो सकता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ना हो सकता है उस टाइम आपका लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम ना रहा हो। तो इसलिए क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, आंशिक रूप से इक्विलिब्रियम था। लेकिन इसमें क्या पढ़ोगे, मैक्रो में पढ़ोगे जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें लगभग पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं नेक्स्ट मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विवाद। अब ऐसी कोई चीज हो सकती है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सही हो बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में गलत हो। ठीक है, तो जैसे समझ लो सेविंग अगर हम करें तो माइक्रो लेवल पर बहुत सही चीज है। अगर हम पैसा जितना कमा रहे हैं उसका हम मान लीजिए 90% सेव कर लें तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है माइक्रो लेवल पर। बट मैक्रो लेवल पर अगर सब लोग सेविंग करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। आप जब खर्च करते हैं तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो माइक्रो लेवल पर सेविंग सही हो गया बट मैक्रो लेवल पर सेविंग गलत हो गया। इसे बोलते हैं मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि जो चीज माइक्रो लेवल पर सही है हो सकता है मैक्रो लेवल पर वो सही ना हो। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं हम स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप और सिग्निफिकेंस में क्या अंतर है। स्कोप का मतलब होता है कि जिस चीज को अगर हम जान जाएंगे तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, और सिग्निफिकेंस का मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं स्कोप। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब देखो नेशनल इनकम में कुल मिलाकर जितने एग्रीगेट्स होते हैं लाइक जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, ठीक है, ये सब एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने के काम आता है, और नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करने के काम आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आप पढ़ोगे कि किस लेवल का आउटपुट। तो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी थ्योरी आप पढ़ेंगे कि जो आपको ये बताए, क्वींस की थ्योरी बड़ी फेमस थ्योरी है। इसमें आप पढ़ेंगे किस लेवल का अगर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या कितना अगर हम आउटपुट प्रोड्यूस करें तो हमारा इकोनॉमी में सभी लोग एम्प्लॉयड होंगे। इसको मतलब थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मनी, आपके काम आएगा। थ्योरी ऑफ मनी क्या है, देखो अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, और बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो कितना मनी सप्लाई रखना है, एक आइडियल मनी सप्लाई कितना रखना है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है थ्योरी ऑफ मनी से।
ये पूरी चैप्टर आपकी आरबीआई से रिलेटेड की आरबीआई सारे फैसले कैसे लेती है। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल या जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अब समझो जनरल प्राइस लेवल क्या मतलब होता है। इकोनॉमी में इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं कि एक टाइम में किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, दूसरी चीज की प्राइस घट जाती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि महंगाई है या मंदी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि पोटैटो के प्राइस 20 रुपीज से बढ़कर 40 रुपीज हो गए, बट एट द सेम टाइम फ्लाइट के टिकट 5000 से घटकर 3000 के हो गए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि महंगाई है या नहीं। तो उसके लिए निकाला था जनरल प्राइस लेवल, जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्राइस सारी कम्युनिटीज का मिलाकर। तो जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो हम समझते हैं महंगाई आ गई है, और जब जनरल प्राइस लेवल घटता है तो हम समझते हैं कि महंगाई कम हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स क्या है, समझो मेरी बात को। मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं और ये 100 लोग मिलकर 10,000 की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ कितने लोग हैं, 100 लोग हैं और सबके सब काम कर रहे हैं, और कितने का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,000 का। लेकिन जो डिमांड है मान लीजिए वो डिमांड है 11,000 की, तो इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि डिमांड आपका सप्लाई से ज्यादा है। ठीक। अब दूसरा केस, इसको तो बोल गए इन्फ्लेशनरी गैप। और दूसरा है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब मान लीजिए कि 100 लोग मिलकर 10,000 की चीजें प्रोड्यूस कर सकते थे, बट डिमांड सिर्फ कितने का है, 8,000 का। ऐसे में 2,000 का आउटपुट बेकार हो जाएगा। तो 2,000 का आउटपुट जब बेकार जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये सब पूरा एक चैप्टर है आपका। अब देखिएगा बुक में आपके इंडेक्स में लिखा होगा इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पूरा एक चैप्टर है। तो यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, जब उस चैप्टर पे आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बजट के थ्रू हम समझते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है, कैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, कितना पैसा सड़क में खर्च कर रही है, कितना पैसा एजुकेशन में खर्च कर रही है, कितना पैसा हेल्थ में खर्च कर रही है। तो इससे हम ये जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है बेटा, समझिए कि किस रेट पर अपनी ओन करेंसी, भारत की करेंसी दुनिया भर की सारे देशों की करेंसी से कैसे एक्सचेंज होती है, वो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू समझेंगे। और बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है जिसमें एक देश से दूसरे देशों में, यानी कि भारत से दुनिया के अन्य देशों में जो पैसे का फ्लो है, यानी कि जैसे पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, इसका एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है बीओपी। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि बीओपी अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं तो हमें बीओपी अकाउंट बनाना आसान होता है। तो ये था इसका स्कोप। अब आइए डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। तो पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखो ध्यान से, आपने समझा अगर आपको नेशनल इनकम आ गया तो आप आपको अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आप पता लगा सकते हैं कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और थ्योरी ऑफ मनी से मनी सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में। तो ओवरऑल क्या समझ रहे हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी तो ये है। नेक्स्ट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो बजट वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है आपकी ग्रोथ में, ठीक है, और कितना पैसा खर्च कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो ना बहुत महंगाई सही है ना बहुत मंदी सही है, तो क्या सही है, एक एवरेज लेवल में प्राइस हो, ठीक है, बहुत प्राइस का बढ़ना भी नहीं सही है, बहुत घटना भी नहीं सही है, ठीक है। तो ये कौन करता है, आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखे, ना इन्फ्लेशन आने पाए ना डिफ्लेशन आने पाए, ठीक है। तो ये भी कौन करता है, आरबीआई करती है, जो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे। नेक्स्ट है बीओपी स्टेटस। अब देखो बीओपी स्टेटस का क्या मतलब है, मान लो कि हम दो रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं, एक इम्पोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। अब देखो इम्पोर्ट होने से कंट्री का पैसा देश के बाहर जाता है, और एक्सपोर्ट होने से कंट्री का दूसरे कंट्री का पैसा भारत में आता है, ठीक। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कंट्री का पैसा, मतलब हमें ये पता चल गया। अब मान लो कि इम्पोर्ट हम कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और एक्सपोर्ट से पैसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट माइनस डेबिट करें तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा हमारे पास आया। अब मान लो ये हमारे पास एक्सपोर्ट से आया 5 लाख और इम्पोर्ट से लिया 3 लाख, तो हमारे पास कितना बचा, 2 लाख। तो
तो इससे ये पता चल सकता है बीओपी अकाउंट से कि कंट्री का स्टेटस कैसा है। ठीक है, इससे तो ये पता चला ना कि भारत में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, तो देखो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की समस्या, गरीबी कब आती है, कैसे गरीबी रिजॉल्व की जाती है, ये सब भी समझना है। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। अब देखो होता क्या है कि जब एक फैक्ट्री जब प्रोड्यूस करती है कोई चीज, तो हम उसके कॉस्ट में ये भी जोड़ते हैं कि वो कितना एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये नहीं कि खाली प्रॉफिट लॉस समझते हैं, हम पूरे ओवरऑल लॉस को समझते हैं। मान लो एक कोई फर्म है, उसने 10,000 लगाकर 15,000 का आउटपुट रेडी किया और उसके चक्कर में 1,000 की इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया, तो इसका कैलकुलेशन भी इकोनॉमिक्स में है। तो हम ये भी समझते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है। लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो ये सारी चीज समझने के बाद अब हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि एक्सपोर्ट आपका 5 लाख का है, इंपोर्ट 3 लाख का है, तो आपके पास सरप्लस कितना था 2 लाख। तो इसके थ्रू इकोनॉमी एक पॉलिसी बना सकती है कि हाँ हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है, और इंपोर्ट को और डिस्करेज करने के लिए टैक्स वगैरह बढ़ा सकती है इंपोर्ट पर। ठीक, यानी ऐसे ही सोचो कि मान लो इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत में बहुत कम पैसा आ रहा है, तो बीओपी कौन सा पता चल जाएगा, तो सरकार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज बना सकती है। तो अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स काम पड़ता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर 1 बहुत इजी है, चैप्टर 2 से थोड़ा थोड़ा हम बढ़ेंगे नेशनल इनकम की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर 1 को यही खत्म कर रहा हूँ। वीडियो नंबर 1 जो कि सबसे इजी वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो यही बाइंड अप हो रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए। जय हिंद।